बता दीजिएगा। और आई होप कि आवाज़ भी साफ है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हमने अपने लास्ट सेशन में बात की थी उस असातिज़ा से इल्म हासिल करने के हवाले से, और उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से भी हमने बात की थी। फिर इसी तरीके से कुछ हमने मेथडोलॉजी के हवाले से भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमें सबसे पहले प्राइमर किताब से स्टार्ट करना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करने की हमें ज़रूरत है, और किस तरीके से हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं या उसके ऊपर बिल्ट अप कर सकते हैं, उस पर हमने। मेरा ख्याल है इंटरनेट लैग कर रहा है, अगर ज़्यादा लैग किया तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आई डोंट नो क्या मसला आ रहा है। शुडंट डू दैट बट एनीवेज। ठीक है जी। तो एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द टीचर्स, तो हमने बात की थी इस हवाले से कि और इसके बेनिफिट्स के हवाले से भी हमने कुछ बात की थी कि इट सेव्स टाइम। द सेकंड इज वन इज फोकस्ड ऑन व्हाट इज यूजफुल, वन कैन अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इस हवाले से बात की थी। फिर ये भी हमने बात की थी कि हमारी जो लेगेसी है, हमारी जो तुरास है, वो बेसिकली फंडामेंटली इस चीज़ पे बेस करती है कि हम लोग अपने जो नॉलेज है वो एक्वायर करते हैं थ्रू प्रॉपर स्कॉलर्स, राइट। और हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत बड़ी बात समझा जाता है कि एक बंदे के मल्टीपल टीचर्स हैं, और इस चीज़ को मायूब समझा जाता है, वर्दी ऑफ ब्लेम समझा जाता है ऐसा शख्स जिसको किसी उस्ताज की सोबत नसीब ना हुई हो, ठीक है ना, जिसने किसी उस्ताद से सीखा ना हो। तो इस हवाले से मैंने आपके सामने सुफियान बिन उयैना के हवाले से जिक्र किया था कि इमाम सुफियान बिन उयैना जो थे, उनके बारे में आता है कि उन्होंने 1600 टीचर्स से तालीम हासिल की, यहाँ तक कि उनकी डेथ हो गई। तो 1600 टीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी एक वक्त में ये फिर हो सकता है मल्टीपल लोगों से उन्होंने इल्म हासिल किया हो। आगे चलते हैं जी। आगे जो इंपॉर्टेंट इशू एक डिस्कस करने वाला है वो ये है एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम एन इनोवेटर। क्या हम किसी बिदती शख्स के साथ, इनोवेटर जब हम बात करते हैं तो दीन के अंदर इनोवेशन की बात कर रहे हैं। वैसे तो जनरली इनोवेशन एक बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब हम दीनी पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो फिर वहां पे इनोवेशन जो है वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट से हम देखते हैं उसको। तो क्या इनोवेशन करने वाला शख्स, जिसको हम इनोवेटर कहते हैं, उससे इल्म हासिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो जनरली जो मुसन्निफ रहमहुल्लाह की ओपिनियन है, और हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम ओपिनियन यही है कि एक इनोवेटर या बिदती शख्स है जो किसी बिदअत की वजह से मारूफ हो चुका है, या किसी ऐसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ वो एसोसिएटेड है जो बिदती स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे हमारे यहाँ मुअतज़िला थे, क़दरिया थे, जहमिया थे, इस तरह के जो बिदती स्कूल ऑफ थॉट्स थे। कोई ऐसा बंदा जो इस तरह के किसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ एसोसिएटेड है, तो ऐसे बंदे से जो है ना इल्म हासिल करना वो दुरुस्त नहीं है, ये उस बंदे को सोर्स ऑफ नॉलेज बनाना ठीक नहीं है। इस हवाले से वो इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह तआला अन्हु का एक कॉल कॉल नकल करते हैं। वो फरमाते हैं, डू नॉट सीक नॉलेज फ्रॉम फोर टाइप्स ऑफ पीपल: unwise, who openly expresses lack of wisdom even if he is known for quoting from the resources. अनवाइज आदमी, एक शख्स जिसके पास हिकमत नहीं है। आपको पता है कई लोग होते हैं माशाल्लाह उनके पास इल्म बहुत होता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि अपने इल्म को इस्तेमाल किस तरह करना है और कहाँ पे करना है, क्या बात कहाँ पे करनी है, उनको इस बात का पता नहीं चलता। और बाज़ औक़ात वो बड़ी ऐसी बातें मेंशन कर जाते हैं पब्लिक स्पेस के ऊपर जिसकी वजह से फितना फैलता है, अगर जो बातें ठीक होती हैं। तो विजडम का मतलब ये है कि यूजिंग योर नॉलेज इन द राइट वे एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, राइट। तो वो बंदा जिसको ये नहीं पता कि मैंने अपने नॉलेज को इस्तेमाल किस तरह करना है, ये उसका सही यूज क्या है, और किस तरीके से और कहाँ पे मैंने उसको डिस्कस करना है, क्या चीज़ कहाँ पे मैंने डिस्क्लोज करनी है, अगर उसको ये चीज़ें नहीं पता तो माजरत के साथ वो बंदा जो है वो अनवाइज है। ऐसे बंदे के साथ जो है वो इल्म हासिल करना ज़ाहिर है उससे थोड़ा सा अवॉइड करे। क्यों? उसकी वजह ये है कि जाहिर है वो आपको कुछ ऐसी चीज़ों में लगा देगा जो चीज़ें शायद आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, या आपके लिए फितने का बायस बनी हो, या उसको सही तरीका ना आता हो कि किस तरीके से वो आपको एक नॉलेज को आपकी बिल्डअप कर सकता है। दूसरा वो कहते हैं कि इनोवेटर हु इज इंगल्फ्ड इन हिज डिजायर्स, ऐसा बिदती शख्स जो अपने डिजायर्स
के मुताबिक जो है वो आपको नॉलेज, यानी वो अपनी नॉलेज डिजायर्स के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो, या अपनी डिजायर्स के से उसकी डिजायर्स ने उसको इंगल्फ कर दिया हो ना, ठीक है, उसको कैप्चर कर दिया हो उसके डिजायर्स ने। तो इनोवेटर्स जो है आमतौर पर विदित शख्स, क्या मतलब है कि जब वो, यानी इसको अगर हम आसान अल्फाज में इलेबोरेट करें तो मतलब ये है कि ऐसे इनोवेटर से इल्म हासिल करना जो बंदा अपनी इनोवेशन की वजह से इन्फ्लुएंस होता है और ओवरवेलम्ड होता है, और वो अल्लाह माफ करे बाजुकात दीन को भी चेंज कर देता है बिकॉज ही वांट्स ए सर्टेन इंटरप्रिटेशन ऑफ द दीन, ताकि वो उसकी इनोवेशन को अकोमोडेट कर सके। ठीक है ना? तो ऐसे शख्स को जाहिर है जब आप उससे दीन से इल्म हासिल करेंगे तो वो आपको बायसनेस के साथ नॉलेज दे रहा है ना, बिकॉज यू नीड अनबायसनेस। आपको एक ऐसे टीचर के पास जाने की जरूरत है जो अनबायस्ड है, ठीक है ना, जो इम्पार्शल है, जो पार्शल नहीं है, क्योंकि अगर वो पार्शल है या किसी एक तरफ उसका रुझान है दूसरे की तरफ नहीं है, और वो अपनी ही पसंद या अपनी ही मनमानी की बुनियाद के ऊपर दीन की ताबीर कर रहा है, तो ऐसे बंदे से ज़ाहिर आपको सीखने का नुकसान होगा ना। आई होप कि आपकी बात समझ आ गई होगी। और तीसरी चीज उन्होंने कहा, अ लायर इवन इफ ही डज नॉट लाई अबाउट रिलीजन, एक झूठे आदमी से इल्म हासिल करना भी ठीक नहीं है, अगरचे वो इवन दीन के बारे में झूठ ना भी बोले। तो जाहिर है एक बंदा जिसका लाख इसकी इंटेग्रिटी नहीं है, जिसका कंडक्ट जो है वो क्वेश्चनेबल है, तो ऐसे शख्स के से इल्म हासिल करना वो ज़ाहिर है ठीक नहीं है, क्योंकि वो झूठा आदमी है। तो हो सकता है कि वो झूठ से इन्फ्लुएंस हो जाए। यानी झूठ बंदा कौन बोलता है? वही बंदा जो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है ना, यानी किसी बेनिफिट की वजह से या किसी नुकसान से बचने के लिए झूठ बोलेगा ना, कोई बेनिफिट हासिल करने के लिए या किसी नुकसान से बचने के लिए वो झूठ बोलेगा। तो हो सकता है कि ऐसा बंदा आपको पढ़ाते हुए कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाए, और इन्फ्लुएंस होने के साथ आपको सही नॉलेज ना दे सके, ओवरवेलम्ड हो जाए ना दुनियावी बेनिफिट के लिए। तो इनोवेटर है वो अपने डिजायर्स की वजह से और अपने दीन, अपने जो मजहब है, अपनी इंटरप्रिटेशन उसको साबित करने के लिए, जबकि लायर जो है वो दुनियावी बेनिफिट के लिए या किसी नुकसान से बचने के लिए। यानी हो सकता है कि वो सिंसेरिटी लूज कर जाए, बिकॉज उसको पता है कि अगर मैंने अपनी कुछ चीज़ें बयान की, जो मैं, हो सकता है अगर मैं ओपन हुआ और मैं सच बोला, तो हो सकता है मेरे अपने स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात खत्म चली जाए, या फिर दुनियावी कोई और बेनिफिट होगा तो उसकी वजह से वो क्या करेगा। कुछ लोग होते हैं, आपको पता है कि वो इन्फ्लुएंस होते हैं माल से और बहुत सी ऐसी चीज़ों से। तो ऐसा बंदा जो झूठा है, जाहिर है वो बंदा किसी न किसी वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ऐसे शख्स से भी इल्म हासिल है। तो ये तीन बड़ी अहम बातें उन्होंने की, अनवाइज, इनोवेटर और लायर, झूठा। ये तीन शख्स से इल्म ही हासिल करना चाहिए। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह तआला अन्हु का कौल है। अच्छा, एक और उन्होंने स्टेटमेंट कही, सॉरी ये वन पे आ गया, ये बेसिकली फोर्थ है, ये बेसिकली फोर्थ स्टेटमेंट है उनकी। चौथा आदमी शख्स, ये देखें ना, फोर टाइप्स ऑफ पीपल। तो चौथा शख्स कौन है? ए राइचियस वन हु ऑफन फॉरगेट्स व्हाट ही स्पीक्स अबाउट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक नेक आदमी जो अक्सर भूल जाता है। तो ऐसा शख्स जो भुलक्कड़ है, जो भूल जाता है अक्सर चीजों को, और खास तौर पे ऐसी चीजों को जो वो बता रहा है या जिसके बारे में बात करता है, बात करके भूल जाता है, तो ऐसे शख्स से भी आप इल्म हासिल ना करें। जाहिर है इसका नुकसान आपको ये होगा कि हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो आपको बयान कर रहा हो, और उसकी यादाश्त की कमजोरी की वजह से आपको गलत चीज बता दे। ठीक है ना, मेमोरी की वीकनेस की वजह से आपको सही, क्योंकि ऑब्वियसली जो मर्जी कर लें, आप किताब भी सामने रखी हो, नोट्स भी सामने रखे हो, बहुत सी बातें आपको जो है वो, जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, बहुत सी चीजें आपको अपनी तरफ से भी बयान करनी पड़ती हैं, अपने हाफजे से बयान करनी पड़ती है ना। नॉट नेसेसरली कि बस आपने पढ़ना ही है, रीडिंग करनी, नॉट नेसेसरली। तो ऐसे शख्स को जो है डेफिनेटली आप उससे इतना रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग ए टीचर। आप कोई किताब नहीं पढ़ रहे, आप टीचर से आप इल्म हासिल कर रहे हैं ना। तो टीचर का काम ये है कि वो आपको नॉलेज जो किताब से ऊपर की है, एक्स्ट्रा नॉलेज, या जहां पे किताब जो चीजें आपको पूरा बेनिफिट नहीं दे सकती, वहां पे वो आपको बेनिफिट दे। आगे चलते हैं जी। साइंस ऑफ एन इनोवेटर को भी उन्होंने जिक्र किया। साइंस ऑफ द इनोवेटर का क्या है? वो कहते हैं लैकिंग द राइट बिलीफ सिस्टम, जाहिर अकीदे में कमी है। दूसरा ये इंगेजमेंट इन एक्सेसिव इनोवेशन एंड बेसलेस मैटर्स। ठीक है, फॉलोइंग वंस डिजायर्स एंड कॉलिंग इट लॉजिक एंड रीजनेबल, अपनी मर्जी मनपसंदी ताबीर जो है, मनपसंद ताबीर को लॉजिक कहना और रीजनेबल कहते हैं। ये तो देखो कॉमन सेंस वाली बात है, देखो मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, उस समय लॉजिकल नहीं होती, वो उसकी अपनी एक ताबीर होती है, अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, जिसको वो लॉजिक बना के पेश कर रहा होता है। और चौथी चीज क्या है? अवॉइडिंग द टेक्सुअल एविडेंसेस ऑफ शरिया। जो नुसूस जो है, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है नुसूस का। नुसूस किसको कहते हैं? नस कहते हैं टेक्सुअल एविडेंस को। नस कहते हैं टेक्सुअल एविडेंस को, और इसकी प्लूरल है नुसूस। यानी कुरान और सुन्नत के जो टेक्सुअल एविडेंसेस हैं उनको वो अवॉइड करता है, और ज्यादातर कील वकाल पे रिलाई करता है। कील वकाल का मतलब क्या है? कि फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने कहा,
और एक्चुअल जो सोर्सेज है, जो नॉलेज के सोर्स है कुरान और सुन्ना, उसको ज्यादा वो रिलाई नहीं करता, क्योंकि उनको जब कोट करेगा तो हो सकता है बहुत सी चीजें उसके अपने खिलाफ जा रही हों, तो वो अपने ही पसंदीदा या मनपसंद के जो स्कॉलर्स हैं उनको कोट कर दी, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने कहा। भाई ठीक है, फलां ने कहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी बात है, एक आलिम की बात भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहरहाल कुरान और सुन्नत असल सोर्स है, हमने उस पर ही डायरेक्टली रिलाई करना है। पांचवी चीज क्या है, रिलाइंग ऑन वीक रिपोर्ट्स रादर देन ऑथेंटिक। हाँ, ये भी एक निशानी है कि आमतौर पर जाहिर इनोवेटर्स जो हैं, जब उनको एविडेंस चाहिए, कोई बंदा भी दीन के बारे में कोई भी बात करेगा तो कोई ना कोई एविडेंस तो उसको पेश करना पड़ेगा ना। तो अब वो एविडेंस कहाँ से पेश करेगा? वो इनोवेटेड चीज है, वो जाहिर वो दीन की दुरुस्त चीज नहीं है, तो अब वो अगर कहाँ से लेके आएगा वो सारा कुछ? ज्यादातर उसकी जो रिलायंस होगी वो किस पर होगी? वो अनऑथेंटिक नॉलेज के ऊपर होगी, वीक रिपोर्ट्स के ऊपर होगी, बजाय ये कि वो ऑथेंटिक नॉलेज के ऊपर रिलाई करे। जी, अब तक कोई इस बारे में सवाल कोई ऐड करना चाहे? चलिए अगली भी स्लाइड पढ़ लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ताला, एक्वायरिंग नॉलेज अदर देन व्हाट ही इज मिसगाइडेड। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है कि ठीक है, ये तो जनरली एक बंदा जो इनोवेटर है, जो यानी बिदती शख्स है, बिदत के अंदर शिकार, बिदत का शिकार है, तो ऐसे बंदे से इल्म हासिल नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा शख्स, मिसाल के तौर पे, अगर वो किसी और साइंस में एक्सपर्ट है, किसी और नॉलेज में एक्सपर्ट है, तो क्या उससे वो इल्म हासिल किया जा सकता है? मिसाल के तौर पे एक बंदा है, इनोवेटर है, आमतौर पे इस तरह के लोग जो होते हैं वो अरबिक लैंग्वेज के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल। बल्कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेजोरिटी जो हमारे बड़े बड़े ग्रामेरियंस गुजरे हैं ना, जो लैंग्वेज के स्कॉलर्स गुणे हैं, मेजोरिटी बड़े बड़े, जो उन्होंने कोई ना कोई नाम कमाया है, अक्सर औकात वो अपने अकीदे में, अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार थे, यानी उनमें बिदआत पाई जाती थी। और हमारे एक उस्ताद हैं, वो बड़ी एक अच्छी बात करते थे, वो कहते थे कि अगर आप नोट करें, गौर करें, तो आमतौर पे जो बिदती शख्स है ना, वो इन चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, अरबिक लैंग्वेज, ग्रामर और लिंग्विस्टिक एनालिसिस में। उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जाहिर है कुरान और सुन्नत पे तो रिलाई नहीं कर सकते, वो कुरान और सुन्नत उनके खिलाफ होता है ना, जाहिर है वो बिदत के खिलाफ ही कुरान और सुन्नत बोलेगा। तो अब होता ये है कि वो करते क्या है कि वो फिर अब अपनी एविडेंसेस जब उन्होंने निकालने हैं, या अगर उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन करनी है, तो जाहिर आपको, तो वो फिर क्या करते हैं, लैंग्वेज का सहारा लेते हैं कि देखो लैंग्वेज में ये है, इसके अंदर ये डिटेल्स हैं, ये इंट्रिकसीज हैं, ये सोफिस्टिकेशन है, मतलब इस तरह की चीजें बयान करके न्यूएंसेस का सहारा लेते हैं, लताइफ का सहारा लेते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई ऐसा टीचर है, तो क्या हम उससे लैंग्वेज सीख सकते हैं? चले हम उससे अकीदा नहीं पढ़ते, हम कुरान और हदीस नहीं पढ़ते, क्योंकि वो वहां पे इन्फ्लुएंस होगा, वो अपने स्कूल ऑफ थॉट की तरफ ही गाइड करेगा। तो वो सवाल ये पैदा होता है, क्या हम उससे नॉलेज अदर देन दैट इन विच ही इज मिसगाइडेड, क्या हम उससे वो इल्म हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ताला ने इस पर डिस्कशन की है, जो इस किताब की शरह लिखी है उन्होंने। वो फरमाते हैं कि दो चीज़ें, वो कहते हैं जनरली एडवाइजेबल नहीं है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। क्यों? वो कहते हैं दो रीजंस की वजह। द फर्स्ट इज द टीचर हिमसेल्फ थिंक दैट ही इज राइट। अगर उसके पास स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे ना, और लोग उसकी तरफ, चलो यार हम उससे वो तो नहीं पढ़ रहे लेकिन हम ये पढ़ लेते हैं, तो बाज़ औक़ात इंसान इस धोखे का शिकार हो जाता है कि यार वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर वो इतना मिसगाइडेड होता तो लोग उसके पास ना आते। तो कहते हैं बाजू का टीचर जो है ना, वो धोखे का शिकार हो जाता है, ये समझता है कि शायद वो सही रास्ते पर है, और वो जो है ना, बड़ा उसका इन्फ्लुएंस है, लोग देखो उससे क्या कर रहे हैं। हो सकता है अब एक बंदा सिर्फ इल्म हासिल करना आ रहा है, जरूरी तो नहीं है कि वो उसको बताएगा कि मैं आपसे सिर्फ ये नॉलेज, और शायद आप टीचर के मुंह पे ये कह ही नहीं सकते कि जी मैं आपसे सिर्फ ये सीखना चाह रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं नहीं सीख रहा, क्योंकि मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। तो नेचुरली वो क्या होगा, वो इस इन्फ्लुएंस, यानी वो इस डिलूजन का शिकार हो जाएगा कि शायद वो सही रास्ते पर है, और उसकी जो इनोवेशन है, जो बिदत है, वो गलत नहीं है। दूसरी बात ये है कि a layman thinks that he is the right as students of knowledge go to him for seeking knowledge। अच्छा, एक तो ये कि डिलूजन का शिकार वो टीचर खुद हो जाएगा, और कई दफा ऐसा होगा जो आसपास के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो डिलूजन का शिकार हो जाएंगे कि यार ये जो बंदा है, ये उस्ताद है, इसके पास तो बड़े बड़े तुल्लाबुल इल्म जाते हैं, बड़े बड़े स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज रश लगा होता है इसके पास, इसका मतलब है ये बंदा बड़ा काम का है। हालांकि वो सारे स्टूडेंट्स इसलिए जा रहे हैं, वो उसको बिदती समझते हैं मिसाल के तौर पे, और वो सिर्फ कोई खास चीज उससे पढ़ने जा रहे हैं। तो बाजुकात अवामुन्नास उस धोखे का शिकार हो सकती है ना, और वो क्या करेगी, हो सकता है वो इस चीज को, इसीलिए आप देखें कि बहुत ज्यादा इस चीज को रेकमेंड नहीं किया जाता कि अगर आपने किसी इनोवेटर से कुछ चीज सीखनी भी है, अगर किसी बंदे ने, और खास तौर पे कोई बंदा मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है, उसको पता है कि यार मैं बड़े एहतियात के साथ सीख सकता हूँ, मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, तो अगर आप कोई चीज पढ़ भी रहे हैं, कोई बेनिफिट भी उससे ले रहे हैं, और आपको वो कहीं और से बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उस चीज को जो है ना पब्लिसाइज ना किया जाए ना, पब्लिक ना किया जाए। क्यों? उससे क्या होगा कि लोग धोखे का शिकार हो सकते हैं, लोगों को शायद कंफ्यूजन हो सकती है कि शायद ये बंदा ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी ऐसे स्कॉलर से, या ऐसे बंदे को, जो बंदा ज़रा प्रॉब्लमेटिक है, मैं आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूं, या मैं आपको बताऊं कि मैं उससे पढ़ रहा हूं, मिसाल के तौर पे लेट्स अज्यूम,
तो अब हो सकता है कि मैं मुझे मुझे पता हो उसकी वीकनेसेस क्या है, और मैं किसी एक खास बेनिफिट के लिए उसे पढ़ रहा हूँ, जो मुझे बेनिफिट कहीं और से नहीं मिल रहा, और जनरली मैं उसका क्रिटिक भी हूँ और सारा क्रिटिसाइज। अब मैं जब कर रहा हूँ तो आप लोग कहेंगे अच्छा मुगीरा भाई पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि यार ये बंदा जो है ना कोई खास है, क्योंकि और अगर आपको कोई अच्छा उस्ताद पढ़ रहा होगा तो आप कहेंगे अच्छा मेरा उस्ताद जो है फलां इतना काबिल आदमी है, अगर वो उससे पढ़ रहा है इसका मतलब है यार वो बंदा कोई चीज़ है, डेफिनेटली आप इनसे इन्फ्लुएंस होता है ना। तो ये उनकी राय है। अच्छा एनीवेज, वो कहते हैं हाउ एवर वन इज परमिटेड टू सीक नॉलेज फ्रॉम हिम। कहते हैं हाँ बाजू का ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है, बस ऑप्शन नहीं है। मिसाल के तौर पे आपने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, या जैसे आप इस प्रोग्राम में आ गए हैं, अब आपको मुझसे पढ़ना पड़ रहा है, अल्लाह माफ करे बिकती तो नहीं हूँ इंशाल्लाह मैं लेकिन हो सकता है आप कहें यार ये किस टीचर से पढ़ना पड़ रहा है, तो अगर बाजू का कुछ ऐसे टीचर से आपको पढ़ना पड़ता है, मजबूरी होती है, बिकॉज यू आर इनरोल्ड इन द प्रोग्राम, या आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में होते हैं, ऐसे इदारे में आपका दाखिला होता है जहां पे आपके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती, ठीक है ना। तो ऐसे मौके के ऊपर अगर आप पढ़ना पड़ जाता है तो आप पढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ ही स्पीक्स ऑफ हिज मिस गाइडेंस देन यू शुड करेक्ट हिम। हाँ अगर टीचर जो है क्लास के दौरान, अच्छा हम व्हाट वी आर एक्चुअली आर्ग्यूइंग इज कि वो किसी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहा है उससे जिसमें वो मिसगाइडेड नहीं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अब जब आप उससे वो पढ़ रहे हैं तो नेचुरली हो सकता है कि ड्यूरिंग द लेसन वो अपनी किसी चीज को जो वो गलत है उसको बयान करे, और ऐसे होता है टीचर्स कई दफा रेफरेंस देते हैं अपनी दूसरी चीजों का भी, दायरा आपको ये नहीं होता ना, मतलब 8-10 चीजें आसपास की भी डिस्कस हो रही होती हैं क्लास के दौरान ना, गपशप लग रही होती है। तो बाजुकात क्या होता है कि टीचर अपनी दूसरी चीज भी जिक्र कर देता है, तो वो वाली जो चीज है अगर वो बयान करे तो ऐसे मौके पर अगर आपके लिए जरूरी है कि आप उसकी करेक्शन जरूर करें, प्रोवाइडेड यू हैव नॉलेज टू डिस्कस इट। अच्छा इसके लिए दो कंडीशन, एक तो ये कंडीशन है कि आप उसको जो है ना वो मिसगाइडेंस को करेक्ट करें अगर वो उसके बारे में बोले तो, और इसके साथ एडिशनली चीज ये है कि आपने तभी बोलना है ऑब्वियसली जब आपके पास नॉलेज हो, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो जाहिर है पहली बात आपको पता ही नहीं चलेगा, और अब बेशक बाजू का ये होता है कि बंदे को पता चल जाता है ये बंदा ये बात प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं होती रिस्पॉन्स करने की, तो जाहिर है फिर आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ उस बंदे को उस टीचर को टफ टाइम देना चाहिए क्लास के अंदर क्वेश्चंस करके, नॉट ऑब्वियसली आपने कोई बदतमीजी करनी है, ताकि लोगों को एटलीस्ट पता हो कि ये प्रॉब्लमेटिक बात है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ रहा था, मुझे याद है यूनिवर्सिटी में कॉलेज में, तो कई दफा हमारे साथ हर किस्म का उस्ताद होता था, अजीबो गरीब, वो क्लास पढ़ाते दौरान वो अपने अजीबो गरीब नजरियात और अपने बातें जो है ना वो बयान करते थे। तो अब मुझे इतना उस वक्त मैं स्टूडेंट था, नया नया पढ़ रहा था, मुझे याद है, तो मुझे उस टाइम बहुत चीज़ों का पता था, जनरली सुनी हुई थी कि अच्छा यार ठीक नहीं है गलत है, लेकिन मेरे पास इल्म नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम खुद स्टूडेंट था। तो मैं बहरहाल क्वेश्चन करता था, मैं कहता सर मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम है, देखें ये प्रॉब्लम हो सकती है, देखें ये भी एक काउंटर नैरेटिव है। तो एक मैं कुछ ना कुछ बयान जरूर करता था, उससे एटलीस्ट ये होता था कि लोग जो होते थे स्टूडेंट्स होते थे बाकी वो भी थोड़े से चुकन्ना हो जाते थे, है ना, वो भी चुकन्ना हो जाते थे, वो कहते हैं अच्छा यार ये चीज़ शायद ना हमने हर चीज़ जो है ना सर की बात नहीं, हाँ यार, और कुछ लोग एग्री भी कर जाते थे, जाहिर है कुछ चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट होती थी। मुझे याद है हमारे एक उस्ताद थे तो वो काफ़ी वो थोड़े से लिबरल माइंडेड थे, तो वो अब बाजू का दीन की जब भी अब वो पढ़ा रहे होते थे हमें, मुझे याद है बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ रहा था उनसे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या था वो मुझे याद है। तो मैं जब पढ़ रहा था उनसे तो वो क्लास के अंदर इधर उधर के मौलवियों को रगड़ना यानी रगड़ना शुरू कर देना उन्होंने, और जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं उनका मजाक, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मैं खुद प्रैक्टिसिंग था, सीधी सी बात है, तो मैं बोलता था क्लास में, और कई दफा लोग हिमायत भी करते थे। इस तरीके से हमारी एक और टीचर थी, वो माशाल्लाह बड़ी नेक थी, बड़ी माशाल्लाह पर्दादार, बड़ी बापर्दा खातून थी, और बड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, माशाल्लाह बिल्कुल मदरली फिगर टाइप थी। तो हमारे हम सब के लिए और बड़ी मोहब्बत से पढ़ाती थी हमें, और माशाल्लाह शी वाज वेरी मेच्योर एज वेल एंड एल्डरली लेडी एज वेल। तो हमारा बड़ा अच्छा उनके साथ एक ताल्लुक भी था, तमाम स्टूडेंट्स का, और बड़ी मोहब्बत से प्यार से पढ़ाती थी, और सारे माओ की तरह जिस तरह होता है ना। तो वो अब कुछ ऐसी है, मिसाल तो एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट से उनका ताल्लुक था, तो वो होता ये था कि अब वो चूंकि खुद भी रिलीजियस थी बहुत ज्यादा, बकायदा ग्लव्स पहने होते थे उन्होंने, फुल पर्दा उन्होंने किया होता था, फुल बुर्का माशाल्लाह उन्होंने, और ग्लव्स तक पहने होते थे। तो वो जब इस तरह की थी वो भी हमें बिजनेस, पता नहीं वो भी हमें कोई अकाउंटेंसी, क्योंकि मैं अकाउंटेंसी में भी मेरी मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो उसमें वो उन्होंने कुछ ना कुछ, वो मुझे अभी याद नहीं वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही थी हमें, तो वो पढ़ाती थी। तो कई दफा ऐसा होता था चूंकि खुद भी प्रैक्टिसिंग थी, तो वो दीन की कोई ना कोई बात शुरू कर देती थी, और अच्छा वो दीन की जब बात करती थी तो अब वो वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी कई दफा। एक तो बेचारी वो खुद भी ज्यादा इतनी पढ़ी, बहुत से लोग होते हैं जो जौक शौक होता है लेकिन उन्होंने खुद दीन को प्रॉपरली पढ़ा नहीं होता ना, तो वीकनेसेस होती हैं। तो हुआ ये था कि मैं काफी ज्यादा उससे फिर मैं डिसएग्री करता था, और मुझे बड़ा दुख होता था उनसे जाहिर चैलेंज करते हुए, क्योंकि शी वाज वेरी, मतलब वो बड़ा उनके साथ करीबी ताल्लुक था। तो
वो बेचारी जो है ना, बस अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बोलना पड़ता था। तो ऐसे मौके पर हाँ, लेकिन मैं बता ही रहा था, कई दफा ऐसा होता था कि चीजों को बंदा बता देता था, लेकिन फिर मैं आगे से रिस्पॉन्ड वो करते भी थे, और कई दफा ऐसा होता था खामोश इसलिए होता था, मेरे पास नॉलेज नहीं होती थी, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ टफ टाइम देना चाहिए। असल में मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो बंदा अपनी किसी मिस गाइडेंस को ना फैलाए बस। और आपकी मौजूदगी के अंदर अगर आप उस शर को कम कर सकते हैं, तो अपने आप को भी बचाना चाह रहे डेफिनेटली, और दूसरों को भी बचाना। तो ये मकसद है। जी, अब तक किसी का इस हवाले से कोई डिस्कशन, कोई सवाल हो तो प्लीज करें। हाँ जी। एनीवन? अच्छा जी, एक सवाल आया है जी। सर, बाज उलमा को के अकायद का मसला होता है, पर वो फिक के एक्सपर्ट होते हैं, या वाइस वर्सा, इस सूरत में क्या करना चाहिए? यही वाला जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा। ऐसा होता है तो यही गाइडलाइंस है। कोशिश करें अवॉइड करें। अगर नहीं मजबूरी है किसी वजह से, तो फिर ऐसे मौके के ऊपर आप कुछ प्रिकॉशंस के साथ उनसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जी महक, आप बताइए, महक आप। महक, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आप बोल सकती हैं, पता नहीं क्यों। यस सर, थैंक यू सर। मुझे ये कहना था कि ये इस तरह टीचर को चैलेंज करने के लिए या किसी चीज़ से मतलब अगर आपको हो के अंदाजा हो कि हम्म। ये सही बात नहीं होती, तो आपके पास भी नॉलेज होनी चाहिए ना कहने के लिए कह रहा है गलत, कह रहा है, अल्टीमेटली इंसान फॉलो ही करेगा ना। तो और नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में तो बच्चों का वैसे इस तरह से इतना इल्म होता नहीं है इन हवालों से। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो नॉलेज वो शर्त है, वो कंडीशन है। विदाउट नॉलेज नहीं आपने बात करनी। तो वो तो मैंने बताया ना कि वो विद द कंडीशन दैट यू हैव नॉलेज ऑफ। तो चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगेन द बेटर वे इज चूंकि वो थोड़ा सा, मैंने कहा ना, टफ टाइम दें। टफ टाइम का मतलब ये कि क्वेश्चन करें, तो सवाल जरूर कर दें, सवाल उठाएं जरूर। ताकि जो है ना, उस्ताद को पता हो कि अच्छा यार, यहाँ पे सवाल होगा, मैं अननेसेसरली हर चीज़ नहीं कर सकता। तो बाकी बाकी आगे आगे हाँ बात होगी कि डिसरिस्पेक्ट जो है वो आगे ना, बाकायदा इस पर भी बात होगी कि अगर आपने उस्ताद से सवाल करना है, और अगर आपने उसकी करेक्शन करनी है, तो वो किस तरह करनी है, वो भी इसके बारे में भी वो गाइड करेंगे। जी जोया, आगे उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। जी जोया हुसैन, आप बताइए। जी। अस्सलाम सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर कोई मतलब कोई भी जो है वो एक स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट से है, यानी उनके पेरेंट्स भी, और मतलब उसी मदरसे से, मतलब उसी रिलेटेड मदरसे में उनको डाल देते हैं, हम्म। तो मतलब पढ़ने के लिए। तो ये मतलब ये किस तरह पता चलेगा कि फलां स्कूल ऑफ थॉट जो है में ये वाली चीजें जो हैं वो हो सकती हैं, खराबी हो सकती है, मतलब क्योंकि बैकग्राउंड भी ऐसा, और फिर मतलब एक वही उसी में चल रहे हैं ना। आप पता नहीं मेरा अच्छा सवाल सवाल आपने ये समझा सकी कि नहीं मैं। ये अब आप अपने फिक के उस्ताद से पूछिएगा। ये सवाल फिक से मुताल्लिक है। बल इसके हवाले से मैं आपको एक किताब दूंगा, रेकमेंड करूंगा, आप लोग वो किताब जरूर देखिएगा। वो किताब बहुत अच्छी किताब है। वो है डॉक्टर बिलाल फिलिप्स की किताब है। हाफिज़हुल्लाह, इज अ स्कॉलरली पर्सन, कन्वर्ट स्कॉलर। और उनकी किताब का नाम है एवोल्यूशन ऑफ फिक। ये इंग्लिश में इसका तर्जमा हो चुका, ये इंग्लिश में लिखी है बेसिकली उन्होंने, और गालिबा इसका उर्दू तर्जमा भी हो चुका है। लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। और इस बुक के अंदर आपको तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट की जो है ना हिस्ट्री, और किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, और हमारा क्या ओपिनियन होना चाहिए, वो किताब पढ़ें आप इंशाल्लाह, उसमें आपको गाइडेंस मिल जाएगी। जनरली ऑब्वियसली एक बंदा जो बच्चा है, इसको पता ही नहीं है, उसको जब उसके वालिदैन एक स्कूल ऑफ स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट में डालेंगे, तो डेफिनेटली वो तो इन्फ्लुएंस होगा ना। तो ये तो दूसरी राय नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस ना हो सके। वो इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि असल में एक बंदा जो सिंसेर होगा, जो इखलास रखता होगा, और जो वाकई हक का मुतलाशी होगा, और उसमें बायसनेस नहीं होगी, एंड ही इज़ विलिंग टू एक्चुअली एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स, तो ऐसा बंदा जो है वो डेफिनेटली एक वक्त आएगा कि अल्लाह उसकी रहनुमाई कर देंगे। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी
महक, आप कुछ कहना चाह रही हैं? एनीवन एल्स? अच्छा, एक सवाल आया है अक्सा की तरफ से, कहती हैं सर जी क्या आपको लगता है कि हक नॉक करता है, चाहे जितनी भी कंफ्यूजन हो नॉक करता है? व्हाट डज इट मीन? प्लीज इसको जरा थोड़ा सा इलाबोरेट कर दें तो इंशाल्लाह वजाहत हो जाएगी कि नॉक करने का मतलब क्या है। अच्छा जी, व्हाटएवर द केस इज, मोटा मोटा आपके साथ है, वही किताब जरूर पढ़िएगा जी। ये किताब जो है बड़ी अच्छी है, खासतौर पे हमारे यहाँ जो आपका जैसे ये हमारे यहाँ, बल्कि आपने पढ़ी होगी, आई डोंट नो, आप पढ़ रहे होंगे एवोल्यूशन ऑफ फिक, तारीख फिक पढ़ रहे होंगे ना आप लोग। अगर आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तारीख फिक जो है, तो वो यही सब्जेक्ट है। तो तारीख फिक अगर आप नहीं पढ़ रहे, हाँ बस ठीक है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो यही सब्जेक्ट है वो। ये बेसिकली जो तारीख फिक है ना, वो बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ फिक किसे कहते हैं। तो बहरहाल आप खुद भी पढ़ा करें, जो आपको जो क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है वो भी करें, खुद अपनी भी रीडिंग रखें। तो इस हवाले से जो मैंने आपको किताब बताई है ना, वो किताब बहुत अच्छी है। और वो कौन सी है? वो किताब है एवोल्यूशन ऑफ फिक बाय डॉक्टर बिलाल फिज। मैं आपके साथ ये ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो आप इसको पढ़िएगा इंशाल्लाह। तो बाकी जनरली मैंने आपको बताया कि बंदा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो होता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर एक बंदा सिंसियर है, क्योंकि कुरान मजीद में देखें अल्लाह ताला ने क्या बात की, अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। दो कंडीशंस बताई अल्लाह ने, कहा कि वो बंदा जो हमारे रास्ते में सिंसियर एफर्ट करता है। दो चीज़ों की बात की, सिंसेरिटी और एफर्ट की, कि एक बंदा मुखलिस भी हो, इखलास भी हो, और इसके साथ साथ एफर्ट भी हो। सिर्फ इखलास काफ़ी नहीं होता। बाज़ औक़ात होता है कि बंदे मुखलिस होते हैं, दे वांट टू नो द ट्रुथ एंड दे रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, लेकिन बट दे डो नॉट हैव इनफ टाइम। सॉरी जी, वो इंटरनेट का थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि एक दफ़ा होता ये कि कुछ लोग जो है वो सच्चाई को जानना चाहते हैं, और वो सिंसियर भी होता है, लेकिन होता ये है कि दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड द टाइम फॉर इट ना, वो उसके लिए एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, या उसके पास उनका एफर्ट करने का उनके पास मौका नहीं होता। तो ऐसे बंदे को जाहिर है अल्लाह क्या गाइड। अच्छा जी, सॉरी जी, ये हमारे इंटरनेट का कोई मसला हुआ, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह कोशिश सही करने की। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे घर के इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अक्सर औकात, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जी, कोई और सवाल? अब हमारे पास टाइम कम है, वरना मैं आगे भी हम चले चले कुछ देख लेते हैं, कुछ आगे भी स्टार्ट कर लेते हैं। जी जी, किसी और का सवाल है तो, वरना फिर हम आगे चलते हैं। आवाज़ नहीं आ रही, अब आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल अब आ रही होगी, ज़ाहिर आवाज़ तभी नहीं आएगी जब मैं होऊंगा नहीं। तो आगे चलते हैं जी, हमारे पास क्या है? ठीक है, अगले जो है द एटिकेट्स ऑफ द सीक्रेट फॉर दिस टीचर। अब यहाँ पे कुछ आदाब हैं जो टीचर्स के हवाले से जिक्र किए गए हैं। तो पहला अदब कौन सा है? वो है जी एटिकेट टीचर्स इंथ्यूजियाज्म एंड नोट्स टेकिंग। हाँ, ये पहली चीज़ है जी। सबसे पहले उन्होंने बात की है कि द टीचर्स इंथ्यूजियाज्म इन हिज लेसन्स, मेकिंग नोट्स विद टू कंडीशंस। अच्छा, हाँ, ये सबसे पहली चीज़ ये कि टीचर जो है उसका जो इंथ्यूजियाज्म है वो स्टूडेंट्स के इंथ्यूजियाज्म के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जितने ज्यादा एक्साइटेड स्टूडेंट्स होंगे पढ़ने के लिए, सारे टीचर भी पढ़ाने के लिए। अब अगर आप लोग बोर हैं, यानी अगर आप लोग बोरियत के शिकार है और आपसे जो है ना पढ़ा नहीं जा रहा है, और आप कहते हैं अल्लाह करे किसी तरीके से क्लास खत्म हो जल्दी से जल्द, तो डेफिनेटली फिर मेरा भी कोई इतना पढ़ाने को दिल नहीं चाहेगा ना। तो अच्छा, ये खास तौर पे ऑनलाइन टीचिंग में इसलिए होता है कि टीचर को पता नहीं, क्योंकि आपके सामने आप नजर तो नहीं आ रहे मुझे ना। लेकिन ये होता है कि जो रियल लाइफ में जब हम बात करते हैं, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ये किताब कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिखी गई, तो जब रियल लाइफ में स्टूडेंट सामने बैठे हैं और टीचर देख रहा है कि यार वो बेचारे यानी वो बच्चे जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो फिर स्टूडेंट बेचारा, टीचर भी जो है वो भी क्या करता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या आप देखते हैं कि वो भी अपनी इंटरेस्ट लूज कर देता है पढ़ाने में। वो भी बस एक किस्म की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा होता है। लेकिन जितने टीचर स्टूडेंट्स एक्साइटेड होते हैं, हाउ डू यू मेक श्योर के टीचर को कैसे पता चलता है? वो पता चलता है दो चीज़ों से। जब आप नोट्स ले रहे होते हैं एक्टिवली और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, जाहिर है आपका ये भी मैटर करता है कि आपका ध्यान है, जाहिर नजर आ जाता है कि आपकी जो है ना वो किधर है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना, जब आप क्वेश्चंस करते हैं, जब सवालात कर रहे हैं बार बार, और वो सवालात जो है वो टीचर को चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बोर्डम? ये जरा सुनिएगा। द डेफिनेशन ऑफ बोर्डम इज प्राइमरली व्हेन योर माइंड गोज अनचैलेंज्ड, दैट मींस यूर बोर्ड। बोर्डम क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो अनचैलेंज्ड है, उसको अभी तक चैलेंज नहीं हुआ वो, इट डजंट फील लाइक चैलेंज्ड। तो ऐसा जो है ना ये माइंड है, इसे कहते हैं बोर्डम। जब आपका माइंड चैलेंज्ड होगा तो इसका मतलब है बोर्डम नहीं है, तो आप एक्टिव हो जाते हैं ना।
चलिए, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है हमारा जो क्लास जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और हमारे पास 2 मिनट रह गए, तो लेट्स कॉल इट अ डे इंशाल्लाह। और अपनी यहाँ पे क्लास को जो है कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। और बकिया जो है फिर इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे। आई ट्राई माय बेस्ट कि अगली बार जो है ना वो इंटरनेट की थोड़ी फैसिलिटी बेहतर हो। तो इंशाल्लाह कोई सवाल है तो कर लें, वरना हम इंशाल्लाह इसको क्लास को कंक्लूड कर रहे हैं बिस्मिल्लाह। जी, मिराल, आप कोई सवाल करना चाह रही हैं? महक, आप कुछ? हम्म। रिमशा, सादिया, समीउल्लाह, अनम। जी, चलें जी, ठीक है, माशाल्लाह। सर, माई माइक इज़ नॉट वर्किंग। अच्छा ठीक है, आपका माइक नहीं काम कर रहा। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। क्वेश्चनिंग से आमना ने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ जी, क्वेश्चनिंग से पता चलता है कि उस्ताद के तरीके। वाल हमने बात की थी कि हम बात कर रहे थे प्राइमरली के मैं बोर्डम की बात कर रहा था, वो मैं कंप्लीट कर लूँ बात। तो बोर्डम प्राइमरली डिपेंड करता है एक यानी व्हेन योर माइंड गोज अनचैलेंज्ड, राइट। तो वो बंदा जब आपका दिमाग चैलेंज होता है तो वो एक्टिव हो जाता है। तो क्वेश्चनिंग से आपकी जो है ना वो दिमाग चैलेंज होता है। तो अब इसीलिए टीचर को भी चाहिए कि वो सवाल करे। अब मेरे लिए मुश्किल है, मुझे भी करना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रोवोक करूँ, सवाल को डालूँ आप लोगों को। और हर स्लाइड के बाद प्रेजेंटेशन के एंड पे मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा टाइम दूँ, आपको भी बोलें ताकि आप लोग भी थोड़ा सा इसके अंदर इंटरेस्ट लें।